नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके विद एस चौधरी के यूट्यूब चैनल पर। अपनी आज की जो क्लास होगी वो बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप जी के बारे में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ही कुछ ऐसी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने आज के टॉपिक महाराणा प्रताप पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में जन्म, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी सन में। आपसे पूछा जाए विक्रम संवत में कब हुआ, तो बता देना 1597। आपसे पूछा जाए तिथि, तो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अगर वार पूछ ले तो वार कौन सा था, रविवार। तो ये तो बात हुई इनके जन्म की। अब जन्म कहाँ पर हुआ, तो वो होता है कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है एक लघु दुर्ग कटारगढ़, और कटारगढ़ में ही बना हुआ है महल कौन सा, बादल महल। यदि और डीप में जाएं तो बादल महल के अंदर बनी हुई है एक जूनी कचहरी, जूनी कचहरी या फिर जूना कचहरी। तो यहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप जी का जन्म। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, और इसी के अंदर बना हुआ एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग, जिसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्यों कहते हैं मेवाड़ की आंख, क्योंकि महाराणा कुंभा यहीं से अपने राज्य की देखरेख किया करते थे। और इसी के अंदर आपके बादल महल और जूनी कचहरी, जहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। अब कुछ बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जहाँ तक इसके निर्माण की बात आती है तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और इसके वास्तुकार थे मंडन, गुजरात निवासी मंडन। अगर इसकी प्राचीर की बात की जाए तो प्राचीर की कुल लंबाई है 36 किलोमीटर, जो कि दुनिया में अपना दूसरा स्थान रखती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। इसलिए इसको कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। एक विद्वान हुए हैं अबुल फजल, जो कि इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि यदि कोई नीचे खड़ा व्यक्ति, यदि कोई नीचे खड़ा व्यक्ति इस दुर्ग को देखता है तो उसकी जो पगड़ी है वो सर से नीचे गिर जाती है। तो इतनी बातें तो आपको याद रखनी है। साथ में इसी दुर्ग में हुआ था अपने महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता हैं, उनका राज्याभिषेक 1537 में, 1537 में। और इसी दुर्ग में होता है महाराणा प्रताप जी का भी विधिवत रूप से राज्याभिषेक 1572 में। वैसे तो महाराणा प्रताप जी का जो राज्याभिषेक होता है सर्वप्रथम वो होता है गोगुंदा में, लेकिन जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। क्यों कहते हैं मेवाड़ राजाओं की स्थली, क्योंकि जब जब मेवाड़ राजाओं पर कोई कोई संकट आया है तो वो यहीं पर आते हैं, इसलिए कहते हैं इस दुर्ग को मेवाड़ राजाओं का संकट मोचक दुर्ग। इतनी बातें आपको याद रखनी ही रखनी है इस दुर्ग के बारे में। चलते हैं आगे। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप की माता की। तो इनका नाम था जयवंता बाई, और ये कहाँ की थी, ये थी पाली के सोनग्राह चौहाना की पुत्री। बात करते हैं पत्नी की, तो पत्नी का नाम आता है अजबदे पंवार। ये कहाँ की थी, ये थी बूंदी के जागीरदार राम रखा पंवार की पुत्री, राम रखा पंवार की पुत्री। वैसे इतिहास में दोस्तों उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्त और जीवन साथी की परख होती है संकट की घड़ी के समय। तो अजबदे पंवारी महाराणा प्रताप की वो रानी थी जिसने उनका आजीवन साथ दिया, उनके साथ घास की रोटियां तक खाई। तो इनका नाम तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होना ही था। बात कर ले महाराणा प्रताप के बचपन की नाम की, तो इनका बचपन का नाम था कीका। कीका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का बचपन वो अधिकतर किस समुदाय में व्यतीत हुआ, तो वो होता है भील समुदाय में। और भील लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, कीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं राज्याभिषेक की। तो इनका पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो हुआ था गोगुंदा में। कब हुआ था? ये हुआ था 28 फरवरी 1572 को। जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो एक रस्म होती है तलवार बंधाई रस्म। आपसे पूछा जा सकता है इस समय महाराणा प्रताप के तलवार किसने बांधी? तो वो बांधी थी कृष्णदास चूड़ावत ने। किसने बांधी थी? कृष्णदास चूड़ावत ने। फिर होता है महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक, वो होता है अपना कुंभलगढ़ में। वो भी होता है 1572 में ही। विधिवत रूप से राज्याभिषेक जब हो रहा था तो इस समय चीफ गेस्ट की भूमिका में जो थे वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मुख्य अतिथि जो थे वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का भोला भटका शासक महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं को देखकर महाराणा प्रताप में इतना जोश आया कि उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब बात करते हैं इनके सहायकों की। तो इनके जो मुख्य सहायक हैं वो थे भामाशाह, और भामाशाह के कई भाई थे ताराचंद। भामाशाह को आप सभी जानते ही हो, इन्होंने ही अपना जीवन की जो पूरी कमाई थी वो महाराणा प्रताप को दी थी। और किस लिए दी थी? ताकि मुगलों के विरुद्ध जो महाराणा प्रताप की कार्रवाई थी उसे पुनर्जीवित किया जा सके। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा आपसे वादा है कि आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। करते हैं आगे बात। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का? चेतक। बात करते हैं हाथी की। तो हाथी वैसे तो देखो सेना में बहुत हाथी होते हैं, लेकिन फिर भी दो हाथी जो उनका उल्लेख मिलता है, जिसमें एक लूणा और एक राम प्रसाद है। तो ये तो हुआ अपना महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय की बात। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? क्या पूछा आपसे? महाराणा प्रताप का जन्म के बारे में। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का और बेहतर तरीके से फायदा उठाना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी एक्यूरेसी का पता चल जाएगा। तो कब हुआ था महाराणा प्रताप जी का जन्म? इस पे अपन बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये हुआ था 9 मई 1540। विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो 1597। वार पूछ लिया जाए रविवार। तिथि पूछ ली जाए तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 मई 1540। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा आपसे? जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में भी अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ है कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। क्या नाम था बचपन का? ऑप्शन है राम, जय, किक्का या फिर पुंजा। तो उनके बचपन का नाम था किक्का। तो अपना ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, किक्का। शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने आपको किक्का का। किक्का का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? क्या पूछा है? प्रथम बार राज्याभिषेक। तो ऑप्शन है कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड या फिर उदयपुर में। तो चारों के चारों ऑप्शन है ये असमंजस में डालने वाले ऑप्शन है, क्योंकि इन चारों से ही महाराणा प्रताप का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा। इनका जो पहला अभिषेक राज्याभिषेक होता है वो होता है गोगुंदा में। कृष्णदास चूड़ावत बांधते हैं इनकी कमर में तलवार। अखीराज सोनगरा और राम रखा पंवार जैसे सरदारों की उपस्थिति में होता है राज्याभिषेक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका गोगुंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पांचवा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहाँ बनाई? आपसे पूछा वो स्थान जहाँ पर इस युद्ध की योजना बनाई गई अकबर द्वारा। अजमेर में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर बनाई ही नहीं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि योजना नहीं बनाई। बिना योजना बनाए सीधे रणभूमि में ऐसे कोई नहीं टपकता। तो योजना बनाई थी, वो बनाई थी मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में। और ये मैगजीन दुर्ग कहाँ है? ये है अजमेर में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। इसी के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग।
कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किस में मिलता है? तो अब आप ही बताइए दोस्तों, आंखों देखा हाल कौन बता सकता है? जिसने अपनी आंखों से देखा हो। तो हल्दी घाटी युद्ध में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो इतिहासकार भी था और उपस्थित भी था? तो वो था बदायूनी। बदायूनी। आपसे पूछा जिसने आंखों देखा हाल किस में मिलता है, तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो बदायूनी की द्वारा रचित एक रचना है मुंतखाब उत त्वारिख, या कहें मुंतखुब उल त्वारिख। तो इसमें मिलता है हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंतखाब उल त्वारिख। बदायूनी वही व्यक्ति है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी थी, और इसी ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा था गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। तो इतनी बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना। आपसे पूछा है उत्तराधिकारी के बारे में, तो वो बनता है अमर सिंह प्रथम। अजबदे पवार से उत्पन्न पुत्र अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1597 में। कहाँ हुई थी? सावंड में। सावंड में। तो यहीं पर होता है अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक। कहाँ? सावंड में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब मेवाड़ मुगल संधि होती है कब? 1615 में। तब मेवाड़ शासक थे अमर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? आपसे वो नदी पूछी है जिसके किनारे युद्ध लड़ा गया। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को कोई आइडिया नहीं है अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ हो, लेकिन हमने ज्योग्राफी में नदियों का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर किया हुआ है आपका। और आपको एक बात का पता है कि हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ है? राजसमंद जिले में। तो राजसमंद जिले की जो नदियां हैं उसमें से इसका ऑप्शन हो सकता है, बाकी तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ऑप्शन ए बेड़च। बेड़च राजसमंद से गुजरती है? नहीं। गंभीरी? नहीं। बनास? बनास गुजरती है। काली सिंध? काली सिंध भी नहीं गुजरती। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। कहाँ से निकलती है बनास नदी? खमनौर की पहाड़ियां। खमनौर से याद आया, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है खमनौर का युद्ध। खमनौर का युद्ध। इस प्रकार आप टॉपिकों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, फैक्ट्स को आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो आपका तुक्का भी एकदम करेक्ट बैठेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। आपसे पूछा है अकबर का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन है राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की वीरता को परखना, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा, आप तो फिर भी समझदार हो। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, या फिर ऑप्शन में होता साम्राज्यवादी नीति, तो भी वो करेक्ट हो जाता आपका। क्योंकि किसी को अपने अधीन क्यों लाया जाता है? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो उस समय शासकों की महत्वाकांक्षा क्या थी? अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने वाला हाथी था। क्या पूछा आपसे? हाथी के बारे में। तो वीडियो के शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लूणा और राम प्रसाद ये किसके हाथी थे? ये थे महाराणा प्रताप के। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बचा क्या? मर्दाना और वीर प्रसाद। वीर प्रसाद का भी अपने को पता है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राम प्रसाद को ले जाया जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, जहां पर उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है वीर प्रसाद। और कौन करता है ये स्वयं अकबर। बचा मर्दाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर्दाना। और कौन सवार थे इस पर? इस पर सवार थे आमेर के मान सिंह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर्दाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे?
आपसे पूछा है महाराणा प्रताप की अरावल सेना के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की करेंगे फुल डिटेल में चर्चा। तो बिना किसी देरी के करते हैं फुल डिटेल में चर्चा। अपने कानों को खड़ा कर लीजिए और ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। ये है आपकी हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की सेना। सेना का एक होता है अग्रभाग, आगे का हिस्सा, एक होता है मध्य भाग, बीच वाला हिस्सा, और एक होता है आपका पीछे का हिस्सा। अग्रभाग जो होता है उसको कहते हैं हरावल। क्या कहलाता है अग्रभाग? हरावल। मध्य का जो भाग होता है उसको कहते हैं ढोलान। ढोलान क्या कहलाता है? मध्य का भाग ढोलान। और जो पीछे का भाग होता है वो कहलाता है चंदावल। क्या कहलाता है? चंदावल। तो जो आगे का भाग था अरावल, इसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूर, या कहें महाराणा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेना नायक हकीम खां सूर। ये हो गए आपके हकीम खां सूर। अच्छा बना है ना। और जो मध्य का भाग था ढोलान, इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं महाराणा प्रताप। और पीछे का जो भाग था उसका नेतृत्व कर रहे थे पुंजा भील, या कहें राणा पुंजा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि अरावल भाग का नेतृत्व करता, तो इसकी सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, है से हरावल, है से हकीम खां सूर, मैं से मध्य भाग कौन सा? ढोलान भाग। तो मैं से मध्य भाग, मैं से महाराणा प्रताप। पै से पीछे का भाग कौन सा? चंदावल। और पै से ही पुंजा। पै से पीछे का भाग, पै से पुंजा। मैं से मध्य का भाग महाराणा प्रताप। है से हरावल, है से हकीम खां सूर। और आपसे पूछ लिया जाए ये जो मेवाड़ी सेना हल्दी घाटी के युद्ध में, इसका कमांडर या फिर इसका जनरल, तो वो थे महाराणा प्रताप स्वयं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा है महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करना। तो अभी अभी मैंने आपसे बताया है से हरावल और है से हकीम खां सूर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने उस समय उनकी उम्र थी। क्या पूछा आपके बारे में? एज के बारे में, जिस समय महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो अपने को पता है 1540 में होता है महाराणा प्रताप का जन्म और 1572 में होता है उनका राज्याभिषेक। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 32 साल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 32, ऑप्शन बी। यदि आपसे पूछ लिया जाए उनकी शादी के समय या फिर कहें उनके विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी, तो 1540 में जन्म और उनकी विवाह हुआ था 1557 में। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 17 वर्ष। तो उनका विवाह कितनी उम्र में हुआ? 17 वर्ष हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किसके साथ हुआ? अजबदेव पंवार। किसकी पुत्री? राम रखा पंवार की। राम रखा पंवार कहाँ का जागीरदार? बूंदी का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा देने वाले इतिहासकार हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्यों देते हैं ये? क्योंकि मैगजीन दुर्ग में जब अकबर रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने मान सिंह को आदेश दिया था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना है या फिर कहीं बंदी बनाना है। और इधर कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप रणनीति बना रहे थे। इन्होंने रणनीति बनाई थी कि कैसे भी करके मेवाड़ से मुगलों को खदेड़ना है। तो न तो मान सिंह में महाराणा प्रताप को बंदी बना पाए थे और न ही महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ पाए थे। इसलिए इस युद्ध को संज्ञा दी जाती है किसकी? अनिर्णायक युद्ध की, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। एक फैक्ट और, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी युद्ध की तारीख मानते हैं 21 जून को, 21 जून 1576। और इनको छोड़कर सभी विद्वान तारीख मानते हैं 18 जून 1576। ये कहते हैं कि 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं आमने सामने आई और 21 जून को हुआ युद्ध। जबकि बाकी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जिस दिन सेना आमने सामने आई 18 जून को, उसी दिन हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हुआ क्लियर?
बढ़ते हैं आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने गए मानसिंह की मुलाकात महाराणा से किस स्थान पर हुई? आपसे पूछा वो स्थान जहां पर मानसिंह और महाराणा प्रताप की होती है मुलाकात, तो वो स्थान कौन सा था? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, उदय सागर झील की पाल पर हुई थी इनकी मुलाकात, मानसिंह और महाराणा प्रताप की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप पर शाहबाज खान ने कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए होता क्या है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बना लेते हैं कुंभलगढ़, और शुरू कर देते हैं मुगल ठिकानों पर हमला करना। इससे क्रोधित हो जाते हैं कौन? मुगल बादशाह अकबर, और वो भेजते हैं शाहबाज खान को। तो शाहबाज का पहला आक्रमण होता है कुंभलगढ़ पर, और तब महाराणा प्रताप जो वो रसद सामग्री के प्रबंध के लिए चले जाते हैं जंगलों में। तो इनका दूसरा 1578, तीसरा 1579 और प्रथम हुआ था 1577 में। तो टोटल कितने आक्रमण हुए थे? 3। इनका दूसरा और तीसरा आक्रमण हुआ था, वो हुआ था महाराणा प्रताप को ढूंढने और उनको बंदी बनाने के लिए। तो टोटल आक्रमण हुए थे 3। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश करने वाला दिवेर युद्ध कब हुआ? तो कब होता है दिवेर युद्ध? दिवेर युद्ध होता है अक्टूबर 1582 में। इस समय दिवेर पर अधिकार होता है अकबर के चचा सुल्तान खां का। इसी को पराजित करके महाराणा प्रताप करते हैं दिवेर पर विजय, और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम अपनी वीरता का परिचय देते हैं, अमर सिंह फर्स्ट। इसी युद्ध को राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। और हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहते हैं? ये हल्दी घाटी युद्ध को कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के पश्चात उनके राजकीय छत्र धारण करने वाला व्यक्ति बताना आपको। तो कौन था वो व्यक्ति? आपके ऑप्शंस हैं अख्यराज सोनग्रा, कृष्णदास चूड़ावत, झाला मन्ना या फिर राणा पुंजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झाला मन्ना। इसी को कहते हैं झाला बिद्दा, इसी को कहते हैं झाला मानसिंह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झाला मन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में भागते हुए मुगल सैनिकों को सम्राट अकबर के आने की झूठी खबर देकर संगठित करने वाला सैनिक अधिकारी था। आपसे पूछा सैनिक अधिकारी जिसने अफवाह फैलाई बादशाह अकबर के आने की। तो ऑप्शन है बदायूनी, सलमान खान, मेहत्तर खान, मान सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहत्तर खान। मेहत्तर खान ही वो शख्स था जिसने झूठी अफवाह फैलाई। एक समय ऐसा आया था युद्ध पे जब मेवाड़ की सेना वो मुगल सेना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। तब मेहत्तर खान ने अफवाह फैलाई थी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना को लेकर आ रहे हैं, जिससे मुगल सेना में एक जोश की लहर दौड़ गई और मेवाड़ की जो सेना है उसका हौसला टूट जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेहत्तर खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, दिवेर विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान किसे बनाया? कौन से युद्ध के पश्चात? दिवेर युद्ध के पश्चात। कब हुआ दिवेर युद्ध? 1582 में। तो क्या होगा राइट आंसर? वही ऑप्शन है आपके सामने कंफ्यूजन वाले, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड या फिर उदयपुर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चावंड। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो अंतिम सैनिक अभियान होता है वो होता है 1584 में पृथ्वीराज कच्छावा के नेतृत्व में। इसके बाद महाराणा प्रताप बना लेते हैं अपनी स्थायी राजधानी चावंड को। और ये कब तक रहती है स्थायी राजधानी? मेवाड़ मुगल संधि तक रहती है स्थायी राजधानी। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, महाराणा प्रताप के काल में ही शुरू हुई चावंड चित्रकला।
और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे नसीरुद्दीन या फिर निसारदी, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा सावंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कूट गलत सुमेलित है? आपके सामने 5 कूट है, देखना इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड, सही है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल, सही है। हल्दीघाटी युद्ध को कहते हैं खमनोर का युद्ध अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध बदायूं बताते हैं इसको, ये भी सही है। जिहाद का युद्ध आसफ खां, ये भी सही है। बादशाही बाग का युद्ध मेवाड़ इतिहासकार, ये हो गया आपका गलत, क्योंकि मेवाड़ के इतिहासकार इस युद्ध को कहते हैं लोसिंग और मोलेला का युद्ध। क्यों कहते हैं ये? इनका मानना है कि महाराणा प्रताप ने जो अपना अंतिम शिविर लगाया था वो लगाया था लोसिंग गांव में, मानसिंह ने अपना अंतिम शिविर लगाया था मोलेला गांव में, तभी ये कहते हैं हल्दीघाटी युद्ध को लोसिंग और मोलेला का युद्ध। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, गलत कूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी? क्या पूछा आपका? दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी? तो वो किसने दी थी? वो दी थी कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये तो ही संज्ञा की बात। आपसे पूछ ले कि वास्तविक रूप से मैराथन का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 490 ईसा पूर्व में। किन किन के मध्य? फारस तथा एथेंस के मध्य। और इसी युद्ध की संज्ञा दी कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को? दिवेर युद्ध को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किन 2 क्षेत्रों पर अपने अंतिम समय तक अधिकार नहीं कर पाए थे? तो वो किन 2 क्षेत्रों पर नहीं कर पाए थे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर लगभग महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ को अपने अधीन वापस से कर लिया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसी श्रृंखला में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए शिष्टमंडलों का सही क्रम बताना आपको। शिष्टमंडल जो संधि के लिए आए हुए मंडल, शिष्टमंडल। तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था जलाल खां को, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर टोडरमल को। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो याद रखिए JMBT। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले जलाल खां, फिर आता है अपना मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। जम्मा भट्टो। तो आप याद रख सकते हैं ये। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जलाल खां नहीं, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जलाल खां के बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखें नम हो गई? क्या पूछा आपसे कि इस बात का उल्लेख कौन करता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का जब समाचार अकबर ने सुना तब उनकी आंखें नम हो गई? तो ये करते हैं आपके दुर्सा अड्डा एक ऐसे व्यक्ति थे जो दरबारी तो थे अकबर के, लेकिन हमेशा तारीफ किया करते थे महाराणा प्रताप की। तो आंखें नम क्यों हो गई? वो कहते हैं ना साथियों, एक झूठे दोस्त से कहीं बेहतर है एक सच्चा दुश्मन। तो कुछ वही बात हुई थी यहाँ पर। तो अकबर की आंखें नम होनी ही थी। इसी श्रृंखला में अपनी आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? क्या पूछा है? देहांत। तो आप सभी को पता है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। कहाँ पर हुई? सावंड में। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? तो आप सभी को पता है इनका जन्म होता है 1540 में, मृत्यु होती है 1597 में। तो लगभग होते हैं 57 57 ईयर्स।
लेकिन आपसे करेक्ट पूछा जाए तो होंगे 56 साल 9 महीने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 साल 9 महीने। मृत्यु होती है इनकी चावंड में, लेकिन इनकी जो छतरी है वो बनाई जाती है बांडोली गांव में। चलो दिखा देते हैं आपको इनकी छतरी, आप भी क्या याद रखोगे। तो ये है महाराणा प्रताप जी की छतरी। कितने खंबा छतरी है? अष्ट खंबा छतरी, अष्ट खंबा। दो, दो के सामने दो, चार, इधर दो और इधर दो, कितने हो गए टोटल? अष्ट खंबा छतरी। कहाँ पर बनी हुई है? ये बनी हुई है केजड़ बांध के बिल्कुल निकट, बांडोली में। तो यहाँ तक तो बात होती है क्वेश्चंस की। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपने बारे में। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो एक सीक्वेंस में थे, और जब ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन सेट किए होते हैं तो एक बार में पूरा टॉपिक माइंड में सेट हो जाता है। एक बात और, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक करके हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।